जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में फिर हम आपके लिए एसएससी एमटीएस के लिए गोल्डन क्वेश्चनों के साथ एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं और आज हम इन क्वेश्चनों के साथ साथ इनके बारे में डिटेल्स में भी बात करने वाले हैं। यहां से मेरे प्यारे साथियों, आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा आपको देखने को मिलने वाला है। अगर मेरे प्यारे साथियों अगर आपका भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम 14 अक्टूबर से लेकर और 14 नवंबर के बीच में है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा, क्योंकि ये आने वाली सभी शिफ्टों के लिए आपके क्वेश्चन महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज जो इस वीडियो में हमने बात की है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में बात की है, तो इस वीडियो को आपका देखना जरूर बनता है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, नृत्य और नृत्यक के सही युग्म का चयन आपको करना है। इनमें से आपका कौन सा युग्म चयन होगा या इनमें से सही युग्म कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में भी अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो बताइएगा इनमें से कौन सा नृत्य और नृत्यक आपका युग्म सही है। तो इनमें से जो आपका युग्म सही है वह है आपका पद्मा सुब्रमण्यम का जो संबंध है वह आपका भरतनाट्यम से है। ये युग्म आपका बिल्कुल सही है, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और जो आपके युग्म दिए गए हैं वे आपके क्या हैं, आपके युग्म गलत हो जाते हैं। जैसे बात करते हैं झेलम परांजपे, तो इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी से आपका बिल्कुल नहीं है। इनका संबंध जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका किससे है? तो इनका संबंध जो आपको देखने को मिलता है ओडिसी नृत्य से इनका संबंध है, यानी यह भी आपका गलत हो जाएगा। के उमराव राव, तो इनका संबंध जो है वे आपका के उमराव राव का संबंध आपका उड़ीसा से नहीं है, ओडिसी नृत्य से नहीं है। इनका संबंध आपका कुचिपुड़ी और आपका भरतनाट्यम से हो जाता है। बात कर लेते हैं मल्लिका साराभाई, तो मल्लिका साराभाई का जो संबंध है वह आपका किससे है? तो इनका संबंध आपका कुचिपुड़ी भरतनाट्यम से है, ना कि कथक नृत्य से। तो आपको पता होना चाहिए, आपको सही युग्म छांटना था। इसमें आपका पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध आपका किससे दिया गया है? भरतनाट्यम से दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत के कुछ नृत्य, इंपोर्टेंट शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, जो आपसे जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसएससी एमटीएस के लिए ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यहां से आपको 100% यहां से मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जैसे बात करें भरतनाट्यम, आपका जो नृत्य है कहाँ का है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का नृत्य है। बात करते हैं कथक, तो कथक जो है उत्तर, आपका पश्चिमी और मध्य भारत। अगर आपको विकल्प में उत्तर प्रदेश भी मिल जाता है तो आपको लगा देना है, जो कि आपका कथक नृत्य है वह आपका कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बात करते हैं कथकली, तो कथकली जो नृत्य है आपका कहाँ का है? वह आपका केरल का है। इसी प्रकार कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी की बात करें आपका उड़ीसा का है और मणिपुरी आपका मणिपुर का है। बात करते हैं मोहिनी अट्टम, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है या मोहिनी अट्टम आपका कहाँ का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम आपका केरल का नृत्य है। बात करते हैं सैत्रा की, तो ये आपका असम का है। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे, आपको याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से मिलेगा। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है। बात करते हैं कथकली की, आपका केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, आपका मणिपुर का, मोहिनी अट्टम की बात करें केरल का और सैत्रिया की बात करें ये आपका असम का लोक नृत्य है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य थे, जिनके साथ साथ आपको इन क्वेश्चनों का भी पता होना चाहिए था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? मेरे प्यारे देश साथियों, देखिएगा ये आपकी लास्ट तैयारी चल रही है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान देखना होगा। और इसलिए हम इस क्वेश्चनों में जो डिटेल्स में बात करने हैं, क्योंकि आपका रिविजन होता रहे और जितना आपने पढ़ा है वो आपको याद आता रहे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत और विश्व का एक ही मात्र आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। उसका नाम क्या है? तो केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, यो जो है मेरे प्यारे साथियों ये है आपका एकमात्र भारत और विश्व का तैरता उद्यान, क्या है आपका राष्ट्रीय उद्यान है। ये है कहाँ पर? तो ये आपका मणिपुर में बना हुआ है, मणिपुर में लोकटल झील पर आपका बना हुआ है। झील पर ही क्या है आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर शिक्षा भी बच्चों को दी जाती है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन था।
बात करते हैं भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जिनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी का फेवरेट टॉपिक हो जाता है राजस्थान, जहाँ के राजस्थान के कुछ ऐसे आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एक पूछा जाता है आपका केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, आपका राजस्थान में। रणथंभौर आपके लिए मोस्ट होने वाला है, आप नोट कर लेंगे। रणथंभौर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है आपका कहाँ पर है, आपका कहाँ पर है, राजस्थान में। सरिस्का राजस्थान में है। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गोल्डन है, 100% इनके आने के चांसेस है। और आपका देश है डेर्ज राष्ट्रीय पार्क, आपका दर्रा राष्ट्रीय धन पक्षी अभ्यारण्य भी आपका यह पार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करेंगे आप। केवला देवी राष्ट्रीय पार्क आपका राजस्थान में है। आपका छापरा अभ्यारण्य ये भी आपका क्या कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो इसमें जो आपके चार हैं वे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एसएससी बार बार पूछती है। एक आपका रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क आपको पता होना चाहिए, आपका राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, राजस्थान में है। घना पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है, आपका क्या है, राजस्थान में है। और आपका पूछा जाता है एक केवला देवी राष्ट्रीय पार्क जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन चारों को आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं अगले अदर स्टेट में कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो मध्य प्रदेश भी आपके लिए एक गोल्डन टॉपिक बन जाता है जहाँ के राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूपी SSS जो आपका यूपी का आयोग है, यूपी के जो एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पेंच राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में। पन्ना कहाँ पर, पन्ना राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। वन विहार राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। और आपका वाधवगढ़ नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। वाधवगढ़ जो राष्ट्रीय पार्क है ये भी आपका मध्य प्रदेश में। और एक आपका है संजय नेशनल पार्क, और आपका कौन सा है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वह है आपका एक कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। पन्ना राष्ट्रीय पार्क भी आपका, क्योंकि पन्ना अधिकांश बच्चे जो लगा कर आएंगे महाराष्ट्र इस क्वेश्चन को लगा कर आएंगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर सी विकल्प आपको क्या है, नहीं चुनना है, यानी पन्ना जो है वह आपका मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ भी नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए, आपका मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं हरियाणा का भी है, आपके सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क आपका हरियाणा में है। आपका केसलर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, ये भी आपका हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश के दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क भी आपका उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। बात करते हैं झारखंड में स्थित की थी, तो बेतला राष्ट्रीय पार्क आपका झारखंड में है। हजारीबाग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा कि हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क नोट करेंगे झारखंड में। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, झारखंड में, नोट करिएगा। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। यानी विकल्प इसमें क्या है, हजारीबाग अगर आपको मिल जाए तो तुरंत आपको झारखंड लगा देना होगा। आगे बात करते हैं, एक पूछा जाता है कंचनजंगा कहाँ का है, आपका सिक्किम का है। बांदीपुर इंपॉर्टेंट, 101% इस क्वेश्चन के आने के चांसेस मैं कह सकता हूँ, 100 से भी ज़्यादा चांसेस। यानी इस क्वेश्चन को आउट समझिएगा आप, इस क्वेश्चन को आउट समझिएगा कि बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क या उद्यान आपका कहाँ पर है, आपका कर्नाटक में है। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुंगभद्रा, क्योंकि तुंगभद्रा आपकी एक नदी भी है, इसीलिए ये आपका राष्ट्रीय पार्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और केरल का है एक पेरियार और अन्नामुदई नेशनल पार्क, दोनों ही आपके लिए सेलेक्टेड पार्क रखे हैं हमने। ये जो आपके हैं ये सभी के सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आपको इनका पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। एक क्वेश्चन संगठन से संबंधित आपसे जरूर पूछा जाएगा, संगठन से संबंधित आपसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। आपको सभी संगठनों के मुख्यालय के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वह है आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड यानी लुसाने में। स्विट्जरलैंड, अगर आपको विकल्प लुसाने भी मिल जाए तो इसका मुख्यालय है।
मगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं जो हॉकी महासंघ है इसकी स्थापना तो आपकी पेरिस में की गई थी 1924 में। कुछ बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होंगे ना कि 1924 में इसकी स्थापना तो आपकी पेरिस में की थी, मगर इसका मुख्यालय आपका आपने बताया है आपका स्विट्जरलैंड में है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो मुख्यालय है वह आपका स्विट्जरलैंड में, जबकि इसकी स्थापना जो की गई थी वह आपकी पेरिस में की थी। मगर परंतु बात करते हैं इसके मुख्यालय की तो वह आपका स्विट्जरलैंड में ही है। यानी आपको ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चनों में आपका डिफरेंस हो जाता है। बात करते हैं कुछ आपके अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपसे एमटीएस में भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये आपके जो हैं कुछ आपके लगभग आपके 8 से 9 ऐसे हैं जो आपको जरूर ही मिलेगा। यहाँ इन 8 से 9 मुख्यालय को या संगठन को आप याद कर जाइएगा, यहाँ से ही आपको एमटीएस में क्वेश्चन मिलने वाला है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, 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 यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनडीपी का जो मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनपीएफ, यूएनपीएफ संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र आपका विकास कार्यक्रम आपका न्यूयॉर्क। आपका अगला है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष आपका न्यूयॉर्क में है। बात करते हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम WU आपका FP, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपका रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आपका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC में आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसका मुख्यालय आपका जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। इसी के साथ साथ बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और विश्व बैंक जो आपका विश्व बैंक है इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में ही है। राष्ट्रमंडल सचिवालय की बात करें आपका लद्दाख में है। तो ये आपके 8 से 9 ऐसे आपके क्या थे, ऐसे आपके क्या थे संगठन थे जिनसे आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप एग्जाम से पहले एक बार इनको जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब बनाया जाता है? तो अगर आप इसके क्वेश्चन का विकल्प देख के ही आंसर लगा सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो अहिंसा के पुजारी कौन थे? तो वे थे आपके महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी की जयंती कब बनाई जाती है? आपकी 2 अक्टूबर को बनाई जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब बनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी आपका 2 अक्टूबर को ही बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं 31 अक्टूबर को, तो 31 अक्टूबर का आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस आपका 31 अक्टूबर को बनाया जाता है। 14 नवंबर का आपको पता होगा और 15 अगस्त का भी मैं मानता हूँ आपको पता होगा। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हाँ हमें इस 14 तारीख को ये आपका दिवस बनाया जाता है, 15 अगस्त को आपका ये वाला दिवस बनाया जाता है। जल्दी से जल्दी दोनों को कमेंट बॉक्स में बता दें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो विश्व का एकमात्र देश आपको बताना होगा जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। तो विश्व का एकमात्र देश भारत एक ऐसा देश है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, यानी डी विकल्प इसका आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो इसी के साथ साथ जब आपको पता चल गया है बाघ और शेर पाए जाते हैं तो आपको कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में भी पता होना चाहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एमटीएस के लिए। के साथ साथ ये टॉपिक तो सभी के लिए आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है, आपको सभी भारत के महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व और उनके राज्यों के बारे में। जैसे नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये कहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के बॉर्डर पर बना है, यानी दोनों राज्यों का आपका क्या है ये संयुक्त आपका क्या है टाइगर रिजर्व है। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे आपका एक यो बहुत ज़्यादा है जो लास्ट में दिख रहा है आपको पेरियार,
पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आपका केरल पे है। इंद्रावती भी सेलेक्टेड टाइगर रिजर्व है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका छत्तीसगढ़ में है। कान्हा आपने बाघ और बांधवगढ़, कान्हा और बांधवगढ़ आपने क्या पढ़ा था? राष्ट्रीय उद्यान में भी पढ़ा था। तो कहाँ पर है? आपका मध्य प्रदेश में है। तो देख सकते हैं आप कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिम कार्बनेट और राजाजी, जिम कार्बनेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। बात करते हैं दुधवा और पीलीभीत। दुधवा के साथ साथ आपने क्या पढ़ा था? एक चंद्रप्रभा पढ़ा था, आपको ध्यान रखना है इसी वीडियो में। तो दुधवा टाइगर रिजर्व आपका उत्तर प्रदेश में। रणथंबोर कहाँ पर है? राजस्थान में। और सरिस्का आपका राजस्थान में। मानस औरंग आपका कहाँ पर है? असम में है। और नामदफा और पक्के इंपॉर्टेंट है, आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये कुछ आपके जो थे टाइगर रिजर्व थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये भी आपके लिए गोल्डन टॉपिक बन जाता है और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण की बात करें तो एक है आपका कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, यो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यो पूछा जा सकता है। पेरियार भी आपको पूछा जा सकता है। रणथंबोर सरिस्का पूछा जा सकता है। आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम पूछा जा सकता है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट है, मगर आपको क्या करना है? आपका लास्ट डे चल रहे हैं, यानी लास्ट वीडियो आप देख रहे हो, लास्ट तैयारी आपकी चल रही है। तो आप एक बार सभी पे नज़र दे लेगा, एक बार में याद हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं है, 8 से 9 ही है आपके लिए, एक बार में नज़र हो जाएंगे। सभी के बारे में आप थोड़ी सी आपका क्या है चित्राइज कर लीजिएगा, कौन सा आप एक बार राज्य देख लें, एक बार टाइगर रिजर्व देख लें, आपके याद हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट तैयारी आपकी ऐसे ही होती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में शामिल होते हैं? जो आपका हॉकी होता है उसमें आपके कितने खिलाड़ी टीम में शामिल होते हैं या कितने खिलाड़ी आपके भाग लेते हैं? तो पता ही होना चाहिए आपके 11 खिलाड़ी भाग लेते हैं। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं कुछ खेलों के बारे में और उसमें भाग लेने वाले सदस्यों के संख्या के बारे में। तो वॉलीबॉल में आपके कितने सदस्य भाग लेते हैं? आपके 6 सदस्य लेते हैं। वाटर पोलो में आपके 7 लेते हैं। अगर मिल जाए आपको पोलो, तो पोलो में कितने भाग लेते हैं? आपके 4 रहते हैं, दोनों में अंतर है। वाटर पोलो मिले तो आपके 7 लेते हैं और पोलो मिले तो पोलो में आपके 4 सदस्य होते हैं। कबड्डी की बात करें तो आपके 7 सदस्य भाग लेते हैं। जिम्नास्टिक की बात करें 8 सदस्य भाग लेते हैं। बेसबॉल में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं या 9-10 सदस्य होते हैं। खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल की बात करें 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। और एक आता है आपका रग्बी फुटबॉल में आपके 15 खिलाड़ी होते हैं। और फुटबॉल में कितने होते हैं? 11। रग्बी फुटबॉल में आपके कितने? 11 खिलाड़ी। और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी और फुटबॉल में आपके 11 खिलाड़ी। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आपने देखा होगा आपसे खेलों से संबंधित आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसएससी एमटीएस की बात तो करें, मगर हम जीडी का जो एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था। कभी परिसर की लंबाई पूछ ली जाती थी, कभी खिलाड़ियों की संख्या पूछ ली जाती थी। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट बन गया था एसएससी जीडी के लिए, जो आपके हाल ही फिलहाल में पीछे एग्जाम हुए हैं। मगर अब 2025 की दोबारा से वैकेंसी आ गई है, उसकी तैयारी में भी आप अभी से ही लग जाइएगा। तो इनका सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप क्या कर लेंगे? इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? आपको बताना होगा 5 से 11, 2 से आपके 4, 25 से 31 या 15 से 21। तो बताइएगा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो नागरिकता से जो संबंधित है, नागरिकता का जिक्र आपके आर्टिकल भाग 2 संविधान के भाग 2 यानी 5 से 11 के बारे में मिल जाता है। मगर आपको सभी इन 5 से 11 के आर्टिकलों के बारे में पता होना चाहिए, अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हो तो। जैसे हम बताते हैं, इसके लिए हमने वो नहीं लिखा, इसके लिए हमने आगे जो है कुछ नहीं लिखा, क्योंकि हम इनको ऐसे ही आपको क्रम से याद कराने वाले हैं। जैसे आर्टिकल 5 की बात करें तो आर्टिकल 5 में क्या है कि वह भारत का व्यक्ति आपका क्या है? स्वतंत्रता से पहले नागरिकता। अगर कोई भारतीय व्यक्ति स्वतंत्रता से पहले, यानी भारत जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उससे पहले भारत का है यानी भारत में रहता है, तो वह भारत का नागरिक होगा। और ये जो थी 1 जनवरी 1950 से लागू हो गया था।
आर्टिकल 6 में बात करें, आर्टिकल 6 में है आपका भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को, जैसे कुछ आपके जब आपका देश आज़ाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान दो विभाजन हुआ था, तो उससे जैसे कुछ आपके भारतीय जो थे वे आपके पाकिस्तान गए थे, मगर उनका पाकिस्तान में मन नहीं लगा, तो उनका जो है वे जो चले गए थे। ये बात 1947 से है, आपको ध्यान रखना होगा, 1949 से पहले की बात है। उससे पहले होना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके भारत से पाकिस्तान गए थे उनको नागरिकता। अगला है पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता किसमें है, आर्टिकल 7 में है। किसमें है आपको ध्यान रखना होगा, आर्टिकल 5 में है आपकी स्वतंत्रता पहले नागरिकता, आर्टिकल 6 है आपका भारत से आपके पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, 7 में है आपका कि क्या कि पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता। और आपका आर्टिकल 8 की बात करें तो आर्टिकल 8 में क्या है, आपका भारत के बाहर रह रहा बच्चा यानी भारत का ही नागरिक होगा अगर उसके माता पिता क्या हैं, भारतीय हैं, आर्टिकल 8 में है। आर्टिकल 9 की बात करें तो आर्टिकल 9 में है आपका कि आपको अगर आप कोई भी किसी देश की नागरिकता ले लेते हैं, अगर आप किसी भी, जैसे आपने अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो आपकी जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये प्रावधान आर्टिकल 9 में है। आर्टिकल 10 की बात करें, जब तक आप कोई अनियत कार्य न करें जब तक आपकी कोई भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, आर्टिकल 10 में है। आर्टिकल 11 में है कि इनके ऊपर जो कानून बनागी, इन सभी आर्टिकलों के ऊपर जो कानून बनागी वह आपकी संसद में भी गृह मंत्रालय बनाएगा, आर्टिकल 11 में है। तो इन सभी के सभी आर्टिकलों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप भी एक भारतीय नागरिक हो तो आपको भी इनके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है, तो जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है आपका मवेशियों का स्वामी। किसका, मवेशियों का स्वामी, इसका आपका अर्थ हो जाएगा, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होता है। बात करते हैं वैदिक काल में और किसे क्या किस नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता था। जैसे वैदिक काल में आपका ग्रामीण, तो ग्रामीण किसे कहा जाता था, ग्रामीण कहा जाता था आपका गांव का मुखिया को, जो आपके गांव का मुखिया होता था उसको ग्रामीण कहा जाता था। आगे है आपका पालागल, पालागल क्या, पालागल किसे कहा जाता था, तो विदूषक को आपका पालागल कहा जाता था। महिषी, महिषी किसे कहा जाता था वैदिक सभ्यता में, तो जो आपकी मुख्य रानी होती थी उस राज्य की, उसको महिषी कहते हैं। पुरोहित की बात करें तो पुरोहित मुख्य आपका पुजारी होता था, एक मुख्य पुजारी को हम क्या कहते थे, पुरोहित कहते थे। बात करते हैं सेनानी की, तो सेना जो होता था वह सेनानी जो होता था वह सेना का सुप्रीम कमांडर होता था। भागदूत की बात करें तो यह आपका क्या था, कर संग्रह करता, यानी जो करों का संग्रह जो आपका जनता से कर लेता था उसे हम भागदूत कहते थे। गोपी आपको पता ही होगा, आपको बताया है अभी, मवेशियों का स्वामी, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे ग्रामीण आपका गांव का मुखिया होता था, पागलगल आपका विदूषक होता था, महिषी आपका मुख्य रानी को कहा जाता था, पुरोहित मुख्य पुजारी को कहा जाता था, सेनानी आपका सेना का कमांडर होता था, और आपका दुग आपका भागदूत जो होता था कर संग्रहण करता होता था। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट नाम थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा गया था गोपी को क्या कहा जाता था, तो मवेशियों का स्वामी, यानी इसमें आपका कहा जाता था डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए लोधी वंश की स्थापना की किसने थी। तो आपको पहले, अगर हाँ पहले में क्वेश्चन पूछा गया है लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोधी वंश की आपकी स्थापना कब हुई थी। तो बताइएगा, लोधी वंश की स्थापना आपसे पूछी गई है, ऑप्शन है 1451, 1452, 1453 या 1454। तो लोधी वंश की जो स्थापना हुई थी वह आपकी 1400 आपकी कब हुई थी, 1451 में आपकी लोधी वंश की स्थापना हुई थी। किसने की थी, तो बहलोल लोधी ने। किसने की थी, बहलोल लोधी ने आपकी लोधी वंश की स्थापना की थी। ये भी आपका एक फैक्ट बन जाता है, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इनके काल क्रम को, यानी जो वंश हैं इनको आपको क्या है क्रम में लगाना है। तो इसकी आप ट्रिक है, आपको ट्रिक याद रखनी होगी, गु खी ते सैलो, गु खी ती सैलो।
आप इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या रख सकते हो, इसको आप याद कर सकते हो। गु खी ती सैलो, इम्पोर्टेंट ट्रिक है। आप गु खी ती सैलो, आप इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। जैसे आपका गुलाम वंश हो जाएगा गु से, फिर उसके बाद आपका खिलजी वंश आया था। पहले क्या आया था, गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश के बाद आपका खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के बाद आपका तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश के बाद आपका सैयद वंश आया था। और सैयद वंश के बाद क्या आया था, आपका लोधी वंश आया था। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि कौन से के बाद कौन सा वंश आया था। कई बार क्रम से लगाने को पूछ लिया जाता है कि इनको क्रम से लगाएं। तो पहले आपका गुलाम वंश आया, फिर आपका खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर आपका लोधी वंश आया। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, इन्हें क्रम से लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय आपका दर्रा, ये दर्श नहीं पूछता, आपका दर्रा था, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा, बारालाचा दर्रा, बोमडीला दर्रा या मंगसाधुरा दर्रा। तो बताइए, इनमें आपसे पूछा गया है आपका उत्तराखंड में स्थित दर्रा। बात करते हैं नाथुला दर्रा की, तो नाथुला दर्रा आपका कहाँ पर है, आपका सिक्किम में है। बारालाचा दर्रा की बात करें तो बारालाचा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है, यानी एस के सिक्किम लिख सकते हैं, HP हिमाचल प्रदेश लिख सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा कहाँ पर है आपका, बोमडीला दर्रा आपका यह कहाँ है, आपका अरुणाचल प्रदेश में है, यानी AP या APP अरुणाचल प्रदेश लिख सकते हैं। बचा क्या, मंगसा आपका क्या, तो यही आपका क्या है, उत्तराखंड यानी UK में स्थित है। तो कई बार पूछ लिया जाता है, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में हो जाएगा, बारालाचा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, बोमडीला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है। तो पौधों के जो प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है वह है आपका परागकण, यानी C विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वस्तु और सेवा कर कब शुरू किया था या कब लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2016 को या 1 मई 2016 को। तो वस्तु एवं सेवा कर आपका कब आया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसे हम बोलते हैं GST। GST भी इसको बोलते हैं। तो ये आपका 1 जुलाई 2017 को आया था 101वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी A विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। आपको बताना है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई। तो कई बार आपके जो मंडल होते हैं इनको भी क्रम से लगा लिया जाता है। जैसे ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। दूसरा कौन सा हो जाता है, आपका समताप मंडल। तीसरा कौन सा हो जाता है, आपका ओजोन मंडल। आपको ध्यान रखना है, ओजोन मंडल। अगला हो जाता है आपका आयरन मंडल, और ये हो जाता है आपका बहिर्मंडल। कौन सा, बहिर्मंडल। तो कई बार इनकी आपकी क्या है, क्रम से लगाने को पूछ लिया जाता है। जैसे पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ते क्रम पर आपको क्रम से लगाना है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयरन मंडल या आपका बहिर्मंडल। तो बात करी गई है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो 13 किलोमीटर इसकी आपकी औसत ऊंचाई होती है। C विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर की उड़ान, हेलीकॉप्टर की उड़ान या हेलीकॉप्टर जो उड़ते हैं वे आपके कौन से मंडल में उड़ते हैं। दोनों, एक पूछा जा सकता है वायुयान आपके कौन से मंडल में उड़ते हैं। तो वायुयान जो उड़ता है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका समताप मंडल में उड़ता है। कौन सा, वायुयान। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुयान कहाँ पर उड़ता है, तो वायुयान उड़ता है आपका समताप मंडल में। कहाँ पर, समताप मंडल में। क्या, वायुयान, वायुयान उड़ता है आपका समताप मंडल में। अगर पूछा जाए हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर जो उड़ता है वह आपका क्षोभ मंडल में उड़ता है। बात करते हैं ओजोन, ओजोन मंडल में आपकी ओजोन परत होती है। आयरन मंडल, आयरन मंडल में जैसे आपके जो रेडियो, जो आपके रेडियो चलते हैं, यहाँ से जो किरणें आती हैं ये इसी में होती हैं। आपके जैसे आपके टेलीफोन जैसे सैटेलाइट वगैरह हो गई, ये आपकी आयरन मंडल में ही होती हैं। और इसमें आपके He और H
यानी हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता आपकी बहिर्मंडल में आपको देखने को मिलती है। तो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। वायुयान, वायुयान कौन से मंडल में उड़ता है? तो वायुयान आपका कौन से मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में आपका वायुयान उड़ता है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन पूछा गया था क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। सी विकल्प इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था से आपका मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? तो मदन मोहन जो मालवीय थे, इनका नाम जो संबंधित है वह है आपका किससे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित है। इस यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और इसकी संस्थापक जो थे वे आपके मदन मोहन मालवीय ही थे, जिन्होंने 1916 में आपकी बनारस हिंदू कॉलेज, या आप बोल सकते हैं, इसकी स्थापना की थी। यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली को वर्ष 1798 में तैयार किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है सहायक संधि। जो सहायक संधि आपने सुनी होगी, अकबर और भी उसके बीच संधि हुई, हुमायूं और उसके बीच संधि हुई। तो ये तो पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी। इसकी जो शुरुआत, जो सहायक संधि की प्रणाली थी, वह किसने दी थी? तो सहायक संधि की जो प्रणाली थी वह आपकी बेलेजली द्वारा दी गई है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संधियों के बारे में जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने जो संधि हुई थी आपकी 1798 में हुई थी। मैसूर के साथ संधि अंग्रेजों की आपकी कब हुई थी? 1799 में। तंजौर के साथ 1799 में। अवध के साथ 1801 में। पेशवा के साथ 1802 में। बारबर के भासले के आपके 1803 में। और सांध्या की संधि आपकी 1803 में हुई थी। तो ये कुछ आपके अंग्रेजों के साथ महत्वपूर्ण संधियां हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल आपका सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में कौन सा गायक नवरत्नों में एक था या नवरत्नों में शामिल था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवरत्न से क्वेश्चन, अकबर के नवरत्नों से संबंधित आपको एक ना एक शिफ्ट में 100% क्वेश्चन मिलेगा कि कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल था। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अकबर के जो नवरत्नों में शामिल था वह आपका तानसेन था। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये पूछा गया था कि कौन कौन आपके अकबर के नवरत्नों में शामिल है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे इनके बारे में एक बार पता कर ले, या आप स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिएगा। जैसे अबुल फजल पहले व्यक्ति थे जो आपके अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। फैजी पूछा जा सकता है, आपका अकबर के नवरत्नों में शामिल था। तानसेन आपका क्या था? राम तनु पांडे, ये भी आपका अकबर के नवरत्नों में शामिल था। बीरबल आपका कहा था, या महेश दास भी पूछा जा सकता है, आपका अकबर के नवरत्नों में शामिल था। राजा टोडरमल आपका नवरत्नों में शामिल था। राजा मानसिंह आपके नवरत्नों में शामिल थे। अब्दुल रहमान खान ए खाना, ये भी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। हकीम हुकाम, ये भी आपके नवरत्नों में शामिल थे। और मुल्ला दो प्याजा, ये भी आपके नवरत्नों में शामिल थे। तो ये कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके नवरत्नों में शामिल थे, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए 9 के 9 में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से नवरत्नों में शामिल अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था। तो क्वेश्चन आपके लिए ये भी सेलेक्टेड था। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस भारत या किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे प्यारे साथियों, अगर नहीं जानते हैं तो आने वाली वीडियो में इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो भारतीय संविधान में आपकी क्या है भाषाएँ चुनी गई हैं, जो आपकी 22 भाषा भारतीय संविधान में है, उन सभी का नाम का आपको पता चल जाएगा। तो आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और अगर इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।